गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है हमारे सिविक्स का। चैप्टर इज़ 3 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हमने इसमें हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है हमने उसे स्टडी करना है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कौन से ऑफिसर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। वो कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, कैसे वो वर्क करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, हमने ये सब पढ़ना है। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वाई अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं कि किसी एक गवर्नमेंट के लिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, यहाँ पर चलाना बहुत मुश्किल है इंडिया में। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल जो है गवर्नमेंट के वो बनाए गए हैं। 3rd लेवल लेटर ऑन बाद में जाके एक इंक्लूड किया गया था, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट अलग होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है जो मिल करके सेम सिटीजन्स पर रूल करते हैं। अब इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है जिसमें प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास सभी पावर्स होती हैं, और जो इलेक्ट किया जाता है लोगों में से वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होती उसकी। बट इंडिया में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड ऑफ़ द स्टेट है, उसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत पावर्स हैं लेकिन रियल में वो पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करता। ये जो रियल पावर्स है वो कौन यूज़ करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उन पावर्स को यूज़ करती हैं। हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। और जो ब्रिटिश पैटर्न है कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका ये मानना था कि इंडिया जो है एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, कल्चर, रिलीजन वाले लोग जो हैं और भी अलग डाइवर्सिटीज़ वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्योंकि ब्रिटेन में थी और ब्रिटेन इंडिया पर रूल कर रहा था, तो उनको ये महसूस हुआ कि इस सिस्टम को अपनाना हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है, इस सिस्टम के बारे में उनकी पूरी समझ थी। तो इसी तरह से फिर यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। फिर आता है हमारी जो यूनियन लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट क्या है? जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी जो पार्लियामेंट है वो हमारी, इसमें राज्यसभा आता है अपर हाउस, और लोकसभा जो है ये लोअर हाउस आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि जो पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स हैं उसमें 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इंटरवल नहीं होना चाहिए, और हर सेशन जो पार्लियामेंट का होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसे कॉल किया जाता है, समन किया जाता है सारे एमपीज़ को, और उन्हीं के द्वारा ही इसे क्लोज़ किया जाता है। लोकसभा लोअर हाउस होता है और इसके सभी मेंबर्स को चुना जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत, मींस जो वोटिंग है उसके द्वारा। और ये जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं मींस लोग जो हैं वो खुद वोट देते हैं और अपने जो एमपीज़ और एमपीज़ होते हैं उन्हें वो खुद इलेक्ट करते हैं। अब लोकसभा की कॉम्पोजिशन क्या है कि लोकसभा में एक समय में 550 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें से 530 मेंबर्स जो होते हैं वो लोगों में से डायरेक्टली चुने जाते हैं, और 20 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ में से आते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ में से 20 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब है। इसके अलावा जो 2 मेंबर्स हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट जो है वो चूज़ करता है। इट मीन्स के देयर कुड बी 545 मेंबर्स, 550 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो क्लासेस हैं इनके लिए सीट्स जो है वो रिज़र्व की गई हैं। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? फर्स्ट इज़ कि दैट पर्सन ही और शी शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, मैन और वुमेन कोई भी कंटेस्ट कर सकता है पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए। कम से कम 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, बैंकरप्ट या मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, दिमागी तौर पर बिल्कुल सही होना चाहिए इंसान, और उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आफ्टर इलेक्शन उसे वो जॉब रिज़ाइन करना पड़ता है जॉब से।
इलेक्शन कैसे होता है? लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शंस के द्वारा। इसके लिए जो पूरा एरिया होता है, कंट्री है, उसे डिवाइड किया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती हैं ये पार्लियामेंट के आधार पर डिवाइड की जाती हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट जो है उसे आगे किया जाता है इलेक्शंस में। अगर इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, तो भी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वही विनर कहलाता है। इलेक्शन जो है इंडिया में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और एक बार अगर इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर की, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी फॉलो नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि हमारी जुडिशरी है। अब गवर्नमेंट कैसे बनती है कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल करती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जो नहीं कर पाते उनको ऑपोजिशन कहा जाता है, वो ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, और वो हमेशा रूलिंग पार्टी पर उसको चेक करती रहती हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं, क्वेश्चनिंग करती रहती हैं हमेशा कि गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वेदर वो अच्छे से रूल कर रही है या नहीं कर रही, पॉलिसीज़ उसकी है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ये सारी जो डिस्कशन है वो अपोजिशन पार्टी करती रहती है, मीन्स उनसे सवाल पूछती रहती है। टर्म की बात करें तो लोकसभा जो है 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी हो जाती है, अगर रूलिंग पार्टी जो है वो लोकसभा के ज़्यादातर मेंबर्स उसको सपोर्ट नहीं करते तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है उससे पहले। ऐसा ही इमरजेंसी के दौरान होता है कि जो लोकसभा है उसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर इमरजेंसी लगी हो तो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसका स्पीकर होता है। अब लोकसभा के सारे मेंबर्स इलेक्ट हो गए, उसमें से ही वो अपने आप में से ही एक स्पीकर जो है उसे चूज़ कर लेते हैं। स्पीकर जो है वो मीटिंग्स करवाता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखता है मीटिंग्स के दौरान हाउस में। इसके साथ ही कोई भी इशू होता है तो वो वोट जो है वो दे सकता है। सपोज़ लोकसभा के हाउस में लोकसभा में कोई वोटिंग होती है किसी भी बिल को लेकर के, किसी भी इशू को लेकर के, और अगर टाई हो तो जो स्पीकर है वो अपनी वोट दे सकता है। डिप्टी स्पीकर तब आता है जब स्पीकर एब्सेंट होता है, जब स्पीकर किसी वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता तो उसकी जगह पर डिप्टी स्पीकर जो है वो ड्यूटीज़ करता है, लोकसभा की वर्किंग को देखता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा अपर हाउस होता है और इसमें जो यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें 250 मेंबर्स होते हैं। 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस के फील्ड में से। 238 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, बल्कि स्टेट असेंबलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं, वोटिंग करते हैं, उनके लिए उन्हें चूज़ करते हैं, और इस तरह से वो राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं। सेम है क्वालिफ़िकेशन, मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, 30 ईयर्स एज होनी चाहिए इसके लिए, मेंटली अनसाउंड या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, और कोई गवर्नमेंट जॉब उसके पास नहीं होनी चाहिए। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, नॉट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते। आपको इलेक्शन में बता चुकी हूँ उनका। और ये जो टर्म होती है राज्यसभा की ये परमानेंट हाउस होता है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो अपने आप ही जो है वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल बाद, और नए मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। आमतौर पर एक पर्सन जो है वो 6 ईयर्स तक मेंबर रह सकता है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, वो इसकी मीटिंग्स को प्रेजाइड करता है, और वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है तो इसलिए वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन अगर टाई होती है तो अपना वोट वो दे सकता है, किसी भी इशू को लेकर के राज्यसभा में कास्ट कर सकता है अपने वोट को। राज्यसभा की बात करें तो ये अपने मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं में से डिप्टी चेयरमैन जो है वो अपॉइंट करते हैं, जो एक वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में राज्यसभा की मीटिंग्स को देखता है, फंक्शंस को नज़र रखता है उन पर। नेक्स्ट आता है हमारा
पार्लियामेंट की पावर्स। पार्लियामेंट की अलग अलग तरह की पावर्स हैं, 5 पावर्स हैं। सबसे पहले तो लॉ मेकिंग है कि यूनियन कॉन्करेंट और रेजिडुअरी लिस्ट में सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट का होता है। कोई भी बिल पेश किया जाता है उसे बिल कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल, और उसको डिस्कस किया जाता है। और मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में आता है और इस तरह से फिर राज्यसभा में जाता है। जब दोनों हाउसेस उसको पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के लिए जाता है और इस तरह से बिल जो है वो लॉ बन जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो पार्लियामेंट जो होती है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है कि जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी वर्किंग पर हमेशा नज़र रखते हैं और क्वेश्चनिंग करते रहते हैं जो एमपीज़ होते हैं। और अगर जो गवर्नमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देती है तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास की जाती है और इस तरह से सभी मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। तो राज्यसभा ये नहीं कर सकती, राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं पास कर सकती है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर सकती है। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो पार्लियामेंट जो है उसके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है फाइनेंसिस पर। हर साल जो बजट है वो पार्लियामेंट में ही पेश किया जाता है। फाइनेंस बिल जो है वो भी लोकसभा में ही जाता है हर साल, ये पहले उसमें नहीं जाता राज्यसभा में, जिसमें हर तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, टैक्सेस होते हैं, उनको रिवाइज़ किया जाता है, नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, ये सब कुछ उसमें डिसाइड किया जाता है और इन्हें गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर के द्वारा इन्हें अप्रूव करना ज़रूरी होता है। अगर ना करे तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना होता है। देन आती हैं पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो की जाती हैं और ये छोटी मोटी अमेंडमेंट्स तो जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है दोनों हाउसेस में, लेकिन अगर कोई मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें सुधार करना है, अमेंड करना है, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें जो दोनों हाउसेज हैं उनके पास इक्वल पावर्स हैं, या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी दोनों हाउसेज के कंसेंट से होते हैं। जुडिशियल पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का जो काम होता है, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का, वो एक प्रोसेस होता है, उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। उसमें भी जो हमारी पार्लियामेंट है वो उसके बिना हम इनको नहीं हटा सकते मेंबर्स को। तो ये जो इम्पीचमेंट है प्रोसेस, ये भी पार्लियामेंट ही करती है, इसी के पास पावर्स होती हैं। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट मैंने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, आप ये अपनी बुक में करेंगे, अगर बुक नहीं है तो नोटबुक में करेंगे सभी एक्सरसाइज।